चलिए अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिक्स हमने देख लिए सारे, है ना, कि इनका रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्यों होती हैं, ठीक है। फिर इनकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड हमने देख लिया। उसके बाद फिर अलग अलग मोनोटाइ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फिर हेटेरोसाइक्लिक और फिर फ्यूज रिंग सिस्टम्स, इन सब में हमने इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर अटैक करेगा और क्यों करेगा, ये सारी चीज़ें समझ ली, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखनी किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सबसे पहला रिएक्शन जो है ये कौन सा होता है, दैट इज नाइट्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सबसे पहला रिएक्शन जो रहेगा ये कौन सा है, दिस इज नाइट्रेशन, ठीक। नाइट्रेशन रिएक्शन जो होती है इसका बेसिक मीनिंग क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे बेंजीन पर से हम किसको हटाएंगे, H को हटाते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव हटेगा और उसकी जगह पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ हम बोलते हैं, नाइट्रेशन मतलब क्या, हम बोलते हैं बेंजीन पर से H का हटना और उसकी जगह पर NO2 का लगना, ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन, है ना। इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय NO2, दिस इज नाइट्रेशन, समझ आ गया। अब कौन सी चीज़ होती है अगली वाली, कि अब नाइट्रेशन जब हमको बेंजीन पर करवाना है, ठीक है, तो नाइट्रेशन करवाने के लिए रिएजेंट क्या लिया जाए, ठीक है। अब नाइट्रेशन करवाते समय हमको कौन सी चीज़ करनी है, तो हम बोलते हैं NO2 पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भिजवाना है हमको, ठीक। तो सबसे पहला जो नाइट्रेटिंग एजेंट होता है वो कौन सा रहेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इनका जो मिक्सचर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, दैट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है ये, ठीक है। और यही क्या होता है, नाइट्रेटिंग एजेंट भी होता है, समझ आ गई बात ये। तो क्या बोला हमने, नाइट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहला रिएजेंट जो हम ले सकते हैं वो कौन सा ले सकते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इनका मिक्सचर, ये मिक्सचर क्या कहलाता है, हमने क्या बोला, तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाएगा। अब कौन सी चीज होती है अगली इसमें, नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करवाएगा ये अब हमको समझना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किस तरीके से करवाता है, तो हम बोलेंगे HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर जो है इसमें H2SO4 जो होता है ये क्या होता है, HNO3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। HNO3 H2SO4 मिक्सचर में क्या बोला हमने, हमने बोला HNO3 जो होता है ये क्या रहेगा, ये वीक एसिड होता है और H2SO4 क्या रहेगा, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, समझ आ गई बात ये। इस वजह से क्या होगा, हम बोलेंगे H2SO4 जो है ये क्या करेगा, HNO3 को अपनी प्रेजेंस में बेस बनवा लेता है, मतलब ये अपना H पॉजिटिव इसको डोनेट कर देगा, समझ आ गई बात ये। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में H2SO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से अभी भी एसिड जैसा काम करेगा, HNO3 जो होता है वो इसकी कंपैरिजन में वीक एसिड था, तो वो H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करेगा, बेस जैसा काम करता है। तो एक सबसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो बनता है वो कौन सा, कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में कौन एसिड और कौन बेस है, तो HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में बेस है, समझ आ गई बात ये। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में HNO3 बेस है और H2SO4 जो होता है ये एसिड होता है, आया समझ में। अब क्या होगा, तो हम बोलते हैं जो H2SO4 है ये HNO3 को प्रोटोनेट करेगा, इसके प्रोटोनेशन से ये OH जो ये क्या बन गया, H2O, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आते समझ में। ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है किधर, दैट इज इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन, आई बात समझ में। कौन सी चीज है, हम बोलेंगे जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है अभी किधर टूट जाएगा, दैट इज इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है अच्छे से। अब यहाँ से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज NO2 पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड व्हाट, नाइट्रोनियम आयन, ये कहलाता है नाइट्रोनियम आयन,
ये नाइट्रोनियम आयन जो होता है ये क्या रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल फॉर नाइट्रेशन। ये नाइट्रोनियम आयन होता है जो क्या रहेगा, नाइट्रेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। समझ आ गई बात ये। अब कौन सी चीज है यहाँ पर, H2 जो साथ में निकला, H2 को क्या करेगा, H2SO4 का मॉलिक्यूल फिर से प्रोटोनेट करेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, HNO3 के साथ दो H2SO4 के मोल्स कंज्यूम होते हैं। वो बनता क्या है यहाँ पर, NO2 पॉजिटिव प्लस H3O पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ HSO4 नेगेटिव। समझ आ गई बात ये। यहाँ फॉर्मेशन किसका होता है, हमने बोला इट इज NO2 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव एंड ट्वाइस ऑफ HSO4 नेगेटिव। समझ आ गई बात ये। अब ये रिएक्शन जो है एग्जैक्टली इसी तरीके से आगे जाती होगी, मतलब कोई और पाथ इसका नहीं है। यदि ये हमको प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन जो होती है इसका वॉन फैक्टर जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली 4 होता है। वॉन फैक्टर सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है अपन ने। क्या है यहाँ पर 1 मोल एंड 2 मोल है ना। वैसे रिएक्शन रिवर्सिबल है तो स्पेसिफिकली 3.82 होता है ना। इस रिएक्शन का वॉन फैक्टर स्पेसिफिकली तो 3.82 है, बट इंटीजर टाइप के क्वेश्चन के लिए याद रखना है इसको हम क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 4 होता है ये। समझ आ गया ना। वॉन फैक्टर फॉर दिस नाइट्रेटिंग मिक्सचर इट इज व्हाट, अप्रोक्सीमेटली 4। जो सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर 1 मोल एंड प्लस 2 मोल, इसके टोटल 4 मोल हैं। समझ आ गई बात ये। तो इस रिएक्शन के वॉन फैक्टर का 4 होना इज सजेस्टिंग व्हाट, ये रिएक्शन इसी तरीके से आगे बढ़ती होगी। समझ आ गई बात ये, ठीक है। फिर कौन सी चीज है एक और जो हम बोल सकते हैं ना, वो फैक्टर कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे यदि H2SO4 HNO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था और इस वजह से H2SO4 HNO3 को प्रोटोनेट कर रहा था, तो क्या हो जाना चाहिए, फिर हम बोलेंगे फिर एनी एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन HNO3 शुड प्रोटोनेट HNO3, और क्या होना चाहिए फिर NO2 पॉजिटिव जनरेट होना चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, HNO3 के साथ जब HClO4 लिया जाता है या HNO3 के साथ HbA4 लिया जाता है, तो ये भी क्या कर देते हैं, HNO3 को प्रोटोनेट कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला मिक्सचर यदि लिया जाए और बेंजीन पर डाला जाए तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इनके थ्रू भी कौन सी चीज हो सकती है, नाइट्रेशन रिएक्शन हो सकता है। आगे समझ में, इनके थ्रू भी क्या बोल पाएंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन हम करवा सकते हैं। समझ आ गई बात ये। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो किस बात को प्रूव करते हैं, ये रिएक्शन जो होगी इसमें HNO3 के प्रोटोनेशन से NO2 पॉजिटिव बनता होगा। आया समझ में। अब इसके अलावा एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है कि क्या सिर्फ HNO3 जो है ये भी नाइट्रेशन कर सकता है विदाउट द एडिशन ऑफ अनदर एसिड इन HNO3। सिर्फ HNO3 भी नाइट्रेटिंग एजेंट हो सकता है क्या, है ना। तो अभी जो हमने पढ़ा इसके बेसिस पर तो हमको ऐसा लगेगा कि HNO3 क्या नहीं हो सकता, नाइट्रेटिंग एजेंट नहीं हो सकता, बट इनफैक्ट HNO3 भी नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। किस टाइप से बोल पाओगे आप इसको, हम बोलेंगे जैसे H2O का एक मॉलिक्यूल उसके दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट कर देता है और वो रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑटो प्रोटोलिसिस। वैसे ही HNO3 का भी एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, उसके दूसरे मॉलिक्यूल से प्रोटोनेट हो जाता है। समझ आ गई बात ये। हम क्या बोलेंगे, HNO3 जो होता है इसके लिए भी क्या होता है, दैट इज ऑटो प्रोटोलिसिस इक्विलिब्रियम होता है। जिस इक्विलिब्रियम पर क्या प्रेजेंट रहेगा, हम बोलेंगे इट इज NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव H2O ये प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गई बात ये। तो हम क्या बोलेंगे कि HNO3 के लिए भी ऑटो प्रोटोलिसिस इक्विलिब्रियम डिफाइंड है, और इसके ऑटो प्रोटोलिसिस पर क्या प्रेजेंट होता है, ये नाइट्रोनियम आयन प्रेजेंट होता है। मतलब ये भी क्या कर सकता है, नाइट्रेशन वाला काम कर सकता है। समझ आ गई बात ये। बट कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं किसी भी एसिड के लिए ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट हमेशा कम होता है। समझ आ रही बात ये। किसी भी एसिड के लिए क्या रहेगा, जो ऑटो प्रोटोलिसिस वाले इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट जो होता है वो कम होता है। इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे यहाँ पर NO2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा।
समझ आ रही बात ये? यहाँ पर क्या होता है, हम बोलेंगे यहाँ पर NO2 पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। समझ आई बात ये? इस वजह से सिर्फ HNO3 जो होता है ये हर जगह पर क्या नहीं कर सकता, नाइट्रेटिंग एजेंट जैसा काम नहीं कर सकता है ना। इट डेफिनेटली कैन फंक्शन एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट बट इट इज नॉट इफेक्टिव इन ऑल द केसेस। समझ आ गई बात ये? तो अभी कहाँ कहाँ पर फेल होगा और कहाँ ये सक्सेसफुल होगा ये हम देखते हैं। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ HNO3 हाईली जो डीएक्टिवेटेड सिस्टम्स होते हैं उनके लिए यूजफुल नहीं होता है ना। क्या बोलेंगे अपन, जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग्स होती हैं उन पर यदि हमको नाइट्रेशन करवाना है तो हम किससे, सिर्फ HNO3 से नहीं करवाएंगे है ना। वजह क्या होगी, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल था जो कहाँ इन्वॉल्व था, RDS में, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्शन के रेट पर फर्क पड़ने वाला था। कॉन्सेंट्रेशन कम था तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा। तो बेंजीन यदि डीएक्टिवेटेड है तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम। तो हम बोलते हैं इन वाले केसेस में रिएक्शन का रेट जो होता है वो इतना कम हो जाता है कि रिएक्शन प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं रहती। आई के बात समझ में? हम क्या बोलेंगे, सिर्फ HNO3 कैन फंक्शन एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट बट नॉट इन केसेस ऑफ स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड बेंजीन है ना। वजह इसकी क्या, तो हमने बोला जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड बेंजीन्स होती हैं, इन स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड बेंजीन्स का खुद का रेट ऑफ रिएक्शन काफी कम होता है और ऑटोप्रोटोलिसिस इक्विलिब्रियम पर NO2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका कॉन्सेंट्रेशन भी काफी कम है। इस वजह से क्या हो जाएगा कि इन पर होने वाली नाइट्रेशन रिएक्शन विद HNO3 अलोन विल बी सो स्लो कि इन रिएक्शंस का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं बचता। आगे बात समझ में है ना। फिर इसके बाद हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जो स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बेंजीन्स होती हैं, ठीक है, तो स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बेंजीन्स पर भी क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बेंजीन्स पर भी ये सिर्फ HNO3 वाला नाइट्रेशन अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वजह क्या होती है, तो हम बोलते हैं जो स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बेंजीन्स होती हैं ये क्या रहेंगी, दीज आर ऑक्सीडेशन सेंसिटिव आल्सो है ना। स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बेंजीन्स जो हैं इन पर भी सिर्फ HNO3 वाला नाइट्रेशन क्या नहीं होता, अच्छी यील्ड नहीं दे पाता नाइट्रेशन प्रोडक्ट की है ना। वजह उसकी हमने क्या बोली, तो हमने बोला जो स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बेंजीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन सेंसिटिव भी होती हैं, ठीक है। उनका क्या हो जाता है, तो हम बोलते हैं उनका तो एयर एक्सपोजर पर भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जो हमने HNO3 लिया है नाइट्रेशन के लिए ये खुद भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ आ रही बात ये? तो सिर्फ HNO3 हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन्स को क्या करेगा, नाइट्रेट तो करता है बट साथ ही साथ वो क्या भी करेगा, उनको ऑक्सीडेशन भी करता जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, यील्ड नाइट्रेशन वाले प्रोडक्ट की कम हो जाती है। समझ आ गई बात ये? जिस वजह से क्या हो गया, तो हमने बोला नाइट्रेशन वाले प्रोडक्ट की यील्ड कम हो गई। क्लियर है अच्छे से? तो ना तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड बेंजीन्स पर और न ही स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बेंजीन्स पर क्या यूजफुल है, सिर्फ HNO3 वाला नाइट्रेशन, ठीक। तो फिर ये यूज कहाँ होगा, तो हम बोलते हैं HNO3 अलोन कैन फंक्शन एज अ गुड नाइट्रेटिंग एजेंट इन द केसेस ऑफ मॉडरेटली एक्टिवेटेड बेंजीन। आया क्या समझ में क्या लिखेंगे हम बोलेंगे HNO3 अलोन कैन फंक्शन एज a nitrating agent, HNO3 alone can function as a nitrating agent in cases of HNO3 alone can function as a nitrating agent in cases of moderately activated benzene, इन केसेस ऑफ मॉडरेटली एक्टिवेटेड बेंजीन है, जहाँ पर क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे जहाँ पर न स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन है, नहीं कौन सी चीज़ है, इतना एक्टिवेशन की ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है मॉडरेटली एक्टिवेटेड में NO2 पॉजिटिव का जो कम कॉन्सेंट्रेशन है ये किससे कॉम्पनसेट हो जाएगा, बेंजीन की ज़्यादा रिएक्टिविटी से। तो इसलिए मॉडरेटली एक्टिवेटेड बेंजीन के केस में क्या होता है, तो हम बोलेंगे सिर्फ HNO3 वाला नाइट्रेशन यूजफुल होता है। समझ आ गई बात ये? तो क्या बोला हमने, सिर्फ HNO3 भी नाइट्रेटिंग एजेंट जैसा काम कर सकता है ऑटोप्रोटोलिसिस की वजह से, क्योंकि इसके ऑटोप्रोटोलिसिस इक्विलिब्रियम पर NO2 पॉजिटिव होता है, बट इसकी वैलिडिटी सिर्फ कहाँ रहेगी, तो हमने बोला मॉडरेटली एक्टिवेटेड बेंजीन पर। समझ आ गई बराबरी?
अब इसके बाद हमने ये तो देख लिया था कि HNO3 पर क्या डाल दिया हमने HCl4 HbF4, तो ये भी HNO3 को प्रोटोनेट करके क्या कर देते हैं NO2 पॉजिटिव बनवा कर नाइट्रेशन करवा देते हैं। ठीक है, फिर नाइट्रेशन जो होता है ये किससे भी हो सकता है, तो बोलते हैं कुछ सॉल्ट हमको इससे रेडीमेड मिलते हैं जिनमें क्या होता है NO2 पॉजिटिव एज अ कैटायन प्रेजेंट होता है। समझा रही बात ये? नाइट्रेशन के लिए क्या बोला हमने कि कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनमें रेडीमेड क्या रहेगा NO2 पॉजिटिव एज अ कैटायन प्रेजेंट होगा। तो ये वाले जो सॉल्ट्स होते हैं ये यदि एरोमेटिक कंपाउंड्स पर डाले जाएं तो इनके थ्रू भी क्या हो जाएगा नाइट्रेशन, क्योंकि इनमें NO2 पॉजिटिव पहले से ही प्रेजेंट था, उसको बनाने की भी जरूरत नहीं थी। समझ आ रही बात ये? तो जो रिएजेंट 4 और 5 हैं इनके थ्रू होने वाला नाइट्रेशन क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट नाइट्रेशन। यहाँ पर जो सॉल्ट थे इन सॉल्ट्स में क्या प्रेजेंट था NO2 पॉजिटिव एज कैटायन। समझ आ रही बात ये? तो इसलिए इनके थ्रू होने वाला नाइट्रेशन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट नाइट्रेशन। समझ आ रही बात ये स्पेसिफिकली कहाँ ज़्यादा यूजफुल होते हैं, हम बोलेंगे जहाँ पर बेंजीन्स क्या होती है ऑक्सीडेशन सेंसिटिव, तो वहाँ पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर या फिर सिर्फ HNO3 लेने के बजाय व्हाट वी प्रेफर, टू वी प्रेफर दैट सॉल्ट नाइट्रेशन। कहाँ? इन ऑक्सीडेशन सेंसिटिव बेंजीन। समझ आ रही बात ये? इसके बाद फिर एक रिएजेंट और जो हमने लिखा है ये कॉन्सेप्ट दिस इज एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, तो एसिटाइल नाइट्रेट जो इसका आयोनाइजेशन किसमें होता है CH3COO नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव, और ये प्रेफरेबली क्या करता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है ना? तो एसिटाइल नाइट्रेट भी एक नाइट्रेटिंग एजेंट है जो मेजरली क्या रहेगा ऑर्थो सिलेक्टिव। समझ आ गई बात ये? एसिटाइल नाइट्रेट के थ्रू क्या मिलता है, तुम बोलेंगे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा। समझ आ गया? और एक और रिएजेंट जो ऐसे प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है बट क्वेश्चन में दिया जा सकता है, दैट इज N2O5 सॉलिड, है ना? तो सॉलिड N2O5 जो होता है ये एग्जिस्ट करता है जैसे दैट इज NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव के फॉर्म में, है ना? क्या बोलते हैं सॉलिड N2O5 ये एक्सप्लोसिव भी होता है, तो इसलिए इसका हैंडलिंग मुश्किल है, तो इसका हैंडलिंग मुश्किल है तो उसको रिएक्शन में वैसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बट क्वेश्चंस में दिया जा सकता है कि सॉलिड N2O5 लिखा है एरोमेटिक कंपाउंड पर, मतलब एग्जामिनर की इच्छा है कि हम नाइट्रेशन करके बताएं, है ना? तो सॉलिड N2O5 में क्या प्रेजेंट होता है NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, ये आयंस के फॉर्म में होता है, और यहाँ भी जो कैटायन है वो कैटायन कौन सा है NO2 पॉजिटिव है। समझ आ गई बात ये? तो NO2 पॉजिटिव जो कैटायन है ये क्या करवा देगा, हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देगा एरोमेटिक कंपाउंड्स पर, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ नाइट्रेशन इसके थ्रू भी हो जाता है। समझ आ गई बात ये? तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, दीज आर रिएजेंट्स फॉर नाइट्रेशन, है ना? इसको सम अप कर लें, क्या बोला अपन ने नाइट्रेशन मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय NO2। ठीक है, फिर क्या बोला अपन नाइट्रेशन करवाने के लिए द मोस्ट कॉमन थिंग इज व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर विच इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस मिक्सचर में H2SO4 एसिड है, HNO3 बेस है, ये इसको प्रोटोनेट करके क्या बना देता है NO2 पॉजिटिव। पूरे रिएक्शन में NO2 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव प्लस 2HSO4 नेगेटिव बनते हैं। इस वजह से इस रिएक्शन का बॉन्ड फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली 4 होता है, जो प्रूफ होता है इस बात का कि रिएक्शन इसी तरीके से आगे बढ़ती होगी। ठीक है, फिर NO2 पॉजिटिव यदि इस मिक्सचर में बन रहा है तो NO2 पॉजिटिव कहाँ पे बनना चाहिए HNO3 एंड HCl4 या HNO3 एंड HbF4। तो जब ये मिक्सचर लेकर नाइट्रेशन ट्राई किया गया तो यहाँ पे भी सक्सेस मिल गया। ठीक है, फिर से HNO3 से भी नाइट्रेशन हो सकता है क्योंकि ऑटो प्रोटोलिसिस इक्विलिब्रियम पर क्या प्रेजेंट होता है NO2 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, बट इसके थ्रू रिएक्शन सिर्फ कहाँ वैलिड होती है, तो हम बोलेंगे इसके थ्रू रिएक्शन सिर्फ मॉडरेटली एक्टिवेटेड बेंजीन्स पर वैलिड रहेगी, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड पर इतनी स्लो कि रिएक्शन इनसिग्निफिकेंट, और हाईली एक्टिवेटेड पे क्या हो जाएगा नाइट्रेशन के अलावा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सिग्निफिकेंटली मिल जाएंगे, इसलिए इसको यूज करेंगे एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट ओनली इन केसेस ऑफ मॉडरेटली एक्टिवेटेड बेंजीन। फिर कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिनमें NO2 पॉजिटिव डायरेक्टली प्रेजेंट होता है, इसको भी अपन इनको भी अपन नाइट्रेशन के लिए ले सकते हैं, इनके थ्रू होने वाला नाइट्रेशन क्या कहलाता है सॉल्ट नाइट्रेशन कहलाता है। उसके बाद एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है ये आयोनाइज होता है CH3COO नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव, तो ये भी क्या है सोर्स ऑफ नाइट्रोनियम आयन,
इसके थ्रू क्या होता है, ऑर्थो नाइट्रेशन होता है मेजरली। और लास्ट में हमने क्या बोला है, N2O5 सॉलिड प्रैक्टिकली तो यूजफुल नहीं, बट एग्जाम में दिया जा सकता है, क्योंकि सॉलिड N2O5 का एग्जिस्टेंस भी कैसा होता है, NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, तो एज इट कंटेन्स व्हाट, NO2 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इस वजह से क्या हो जाएगा, दिस ऑल्सो इज यूजफुल फॉर नाइट्रेशन रिएक्शन। समझ आ गई बात ये। अब स्पेसिफिक नाइट्रेशन अपन अगले सेक्शन में देखते हैं।